चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अंतिम खाता को किसकी सहायता से बनाया जाता है। पिछले सेशन में आप लोगों से डिस्कस किया गया था कि अंतिम खाता जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से समायोजनाएं हैं जो की जाती हैं, उसके बारे में सारी जानकारी आपको पिछले सेशन में दिया गया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक उस सेशन को नहीं देखे हैं, तो उस सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके उस सेशन को देख सकते हैं, जिसमें यह डिस्कस किया गया है कि अंतिम खाते में कौन कौन से समायोजनाएं की जाती हैं। सारी लिस्ट आपको प्रॉपर बना करके बताई गई है कि वो कौन कौन से समायोजन हैं, तो इसको आप देख लीजिए। हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि अंतिम खाता को किसकी सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, तो अंतिम खाता को तलपट की सहायता से बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अब प्रश्न सबसे पहला यही बनता है कि भैया तलपट का कम से कम चेहरा तो दिखा दीजिए कैसा होता है कि नहीं। तो तलपट का क्या चेहरा होता है, मतलब क्या फॉर्मेट होता है, वो आपको बता देते हैं। इस तरीके से आपका तलपट होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर होता है, ये आपका लेजर फोलियो होता है, यहाँ पर अमाउंट डेबिट साइड होता है और यहाँ पर अमाउंट क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, ये तलपट किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो तलपट बनाया जाता है खाता बही की सहायता से। खाता बही मतलब लेजर की सहायता से। और लेजर किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो लेजर बनाया जाता है रोजनामचा की सहायता से, मतलब जर्नल की सहायता से। कुल कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यापारिक संस्थान अपने जिन सौदों को करता है, मतलब किसी भी व्यापारिक संस्थान के जो सौदे मौद्रिक रूप में मापे जा सकते हैं, उन सौदों को जर्नल में लिखा जाता है। मतलब पहले उनकी रोजनामचा प्रविष्टि की जाती है, फिर हर एक नाम का सेपरेट खाता खोला जाता है, जिसको खाता बही बोलते हैं। हर एक नाम का, जैसे जनरल एंट्री में सैलरी का नाम आया, वेजेस का नाम आया, राम का नाम आया, कैपिटल का नाम आया, ड्राइंग्स का नाम आया, रेंट का नाम आया, कमीशन का नाम आया, वेजेज का नाम आया, जितने भी नाम आते हैं इन सब का सेपरेट खाता खोला जाता है, जिसको हम लेजर बोलते हैं। और उन सभी के खातों में बैलेंस निकाला जाता है। जो भी बैलेंस आता है उसी बैलेंस को हम यहाँ तलपट में दिखाते हैं। मतलब जितने भी यहाँ पे खाता खोले जाते हैं, उस खाते में यदि कोई बैलेंस है तो हम यहाँ पर उस खाते का नाम लिखते हैं और उस खाते का बैलेंस उसके जस्ट सामने या तो डेबिट के कॉलम में लिख देते हैं या तो क्रेडिट के कॉलम में लिख देते हैं। प्रश्न बनता है कि कब डेबिट में लिखेंगे और कब क्रेडिट में लिखेंगे। तो उसका आंसर ये होता है कि यदि कोई खाता एक्सपेंस या असेट्स से रिलेटेड है तो उस खाते का यहाँ नाम लिखेंगे और उसका अमाउंट इस वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, और यदि कोई खाता इनकम और लायबिलिटी से रिलेटेड है तो उस खाते का नाम यहाँ लिखेंगे और उस खाते का नाम यहाँ लिखेंगे और अमाउंट इस कॉलम में लिख देंगे। कभी कभी कुछ हानि भी होता है, कुछ लाभ भी होते हैं, तो हानियों को इसी कॉलम में लिखते हैं और लाभ को इस कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी व्यावसायिक संस्थान में हानि और प्रॉफिट वाला खाता आपको दिखेगा नहीं जल्दी, ज़्यादातर यही दिखते हैं, इसलिए बेसिकली ये लिखे गए। तो हम इसको ही फोकस करके समझते हैं। जैसे अगर व्यापारिक संस्थान मजदूरी दे रहा है तो व्यापारिक संस्थान के लिए मजदूरी खर्चा बनेगा, तो यहाँ पर वो वेजेस लिखेगा और वो खर्चा है तो खर्चे का अमाउंट यहाँ आता है तो उसका अमाउंट यहाँ लिख देगा। अगर व्यापारिक संस्थान में पूंजी दिख रहा है कैपिटल, तो कैपिटल व्यापारिक संस्थान के लिए दायित्व होता है, मतलब लायबिलिटी होता है, तो उसका अमाउंट इस वाले कॉलम में न लिख करके इस कॉलम में लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी का अमाउंट लिखा जाता है। ऐसे ही अगर व्यापारिक संस्थान में मशीन दिख रहा है तो मशीन व्यापार की संपत्ति होती है, तो संपत्ति का मूल्य असेट है, संपत्ति मीन्स असेट है और असेट इस कॉलम में आता है तो यहाँ लिख दिया जाएगा, है ना। व्यापार ने कहीं से लोन ले रखा हुआ है तो व्यापार का वो दायित्व बनता है कि जहाँ से भी लोन लिया है व्यापार उसको वापस करे, तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर व्यापार को कहीं से कमीशन मिल रहा है
तो कमीशन व्यापार के लिए इनकम कहलाएगा, अगर मिल रहा है तो इनकम क्रेडिट कॉलम में आता है तो यहाँ लिख दिया जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको बनाते हैं, मतलब तलपट को बनाते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तलपट के क्रेडिट साइड में, तलपट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट दिखेगा, इनकम दिखेगा और लायबिलिटी दिखेगा, और तलपट के डेबिट साइड में लॉस दिखेगा, एक्सपेंस दिखेगा और असेट्स दिखेगा। ठीक है, इसी के सहायता से ये अंतिम खाता बनाया जाता है, इसी की सहायता से अंतिम खाता बनाया जाता है। तो अंतिम खाता में क्या क्या बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब व्यापारिक खाता, दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब लाभानी खाता, और लास्ट बनाते हैं बैलेंस शीट, मतलब आर्थिक चिट्ठा। यही अंतिम खाते में 3 चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनका क्या रोल है। तो किसी भी व्यापारिक संस्थान में ये 2 खाते इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस व्यापार को साल के अंत में होने वाले लाभ या हानि का पता लगाया जा सके। क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुआ उसका पता लगाया जा सके, इसलिए व्यापारिक खाता और लाभानी खाता बनाया जाता है। ठीक है, तो व्यापारिक खाता और लाभानी खाता बनाया जाता है लाभ या हानि को जानने के लिए। तो प्रश्न बनता है कि जब अंतिम खाता तलपट की सहायता से बनता है, इसका मतलब ट्रेडिंग, पीएल चाहे बैलेंस शीट, तीनों किसकी सहायता से बनेगा, तलपट की सहायता से। तो तलपट के कौन कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग और पीएल में जाएगा और कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट में जाएंगी। मतलब यहाँ जितने भी आइटम दिखाई देते हैं वो सभी आइटम इन्हीं तीनों में से किसी न किसी एक में दिखाए जाते हैं, वो भी एक में, किसी न किसी एक में ही दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ भी तो एक बार यहाँ भी, एक बार यहाँ भी, ऐसा नहीं है। तलपट में दिखने वाले जो भी आइटम होते हैं उन आइटमों को अंतिम खाते में लिखा जाता है, और अंतिम खाते में 3 चीज़ें बनाई जाती हैं तो उन तीनों में से किसी एक में ही लिखा जाएगा। जैसे मजदूरी की बात करें तो मजदूरी या तो व्यापारिक खाता में लिखा जाएगा, या तो लाभानी खाता में लिखा जाएगा, या तो आर्थिक चिट्ठा में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं तीनों में लिख देंगे, कोई एक में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसमें से कौन से आइटम इन दोनों में चले जाएंगे, मतलब लाभ या हानि को निकालने के लिए कौन कौन से आइटम जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, लाभ और हानि को निकालने के लिए डेबिट साइड से जो भी एक्सपेंस और लॉस दिख रहे हैं, मतलब इस कॉलम में जो अमाउंट दिखता है, आप चेक करेंगे कि उसमें दिखने वाले अमाउंट कौन कौन से हैं जो एक्सपेंस और लॉस से रिलेटेड है, उसको आप इन दोनों खातों में से किसी एक में रखते चले जाएंगे। कौन किस में जाएगा, कौन किस में नहीं जाएगा, इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कस हम लोग करेंगे। एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और एकदम हाई लेवल तक जा करके पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन कितना भी घुमा के क्यों ना पूछ ले, लेकिन हमसे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, तो लॉस और एक्सपेंस को हम इस ट्रेडिंग या पीएल में दिखाते हैं, मतलब या तो ट्रेडिंग में दिखाएंगे या तो पीएल में दिखाएंगे। कहने का मतलब ट्रेडिंग और पीएल एक्सपेंस एंड लॉस और प्रॉफिट एंड इनकम की हेल्प से बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ से लाभ या हानि निकलता है तो आप जो कमाते हैं उसमें से खर्चे को माइनस कर दीजिए, या जो लाभ हुआ उसमें से हानि को माइनस कर दीजिए, तो एग्जैक्ट लाभ या हानि आपको पता चल जाएगा कि नहीं। तो एग्जैक्ट लाभ या हानि क्या व्यवसाय को हो रहा है, इसका पता हमें इन्हीं दोनों खातों की सहायता से अगर मिलती है, तो इसका मतलब इस दोनों खातों में हमें एक्सपेंस लॉस और इनकम प्रॉफिट इन्हीं को ले जा करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो इसमें जाते हैं, कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो इसमें जाते हैं, और कुछ लॉस ऐसे हैं जो इसमें जाते हैं और कुछ लॉस ऐसे हैं जो इसमें जाते हैं। तो ऐसे कौन से एक्सपेंस हैं जो इसमें जाते हैं और ऐसे कौन से एक्सपेंस हैं जो इसमें जाते हैं, कुछ और इनकम ऐसे हैं जो इसमें जाते हैं, कुछ इनकम ऐसे हैं जो इसमें जाते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे एक सेपरेट सेशन में अपना, जिसके ऊपर इसी दोनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये आर्थिक चिट्ठा क्यों बनाया जाता है। तो आर्थिक चिट्ठा जो होता है वो किसी भी व्यापारिक संस्थान की
आर्थिक स्थिति को दिखाता है, आर्थिक स्थिति को दिखाता है। तो प्रश्न बनता है ये आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है? तो आर्थिक स्थिति का मतलब होता है कि वो व्यापारिक संस्थान पैसे से मजबूत है या कमजोर है। इसके बारे में बात करता है बैलेंस शीट। तो ध्यान रखिएगा, ये कैसे पता चलेगा? तब सोचिए, अगर किसी घर में, आप प्रैक्टिकली लाइफ में सोचिए, किसी घर में 50 करोड़ रुपया की संपत्ति हो और 10 लाख रुपए का दायित्व हो, तो वो घर अमीर कहलाएगा कि गरीब? तो आंसर होगा अमीर। लेकिन यदि किसी घर में 50 करोड़ की संपत्ति हो और 50 करोड़ के बराबर ही दायित्व भी हो, तो वो घर कैसा कहलाएगा? मजबूत कहलाएगा क्या? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जितने की संपत्ति है उतना भुगतान भी करना है। मतलब अगर भुगतान पूरा कर दिया जाए तो पूरी संपत्ति को भी बेचना पड़ जाएगा, मतलब 0 रुपया हो जाएगा। जिस घर में 1 रुपया नहीं, वो घर कबाड़ होता है ना। तो व्यापार की आर्थिक चिट्ठा में व्यापार की सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों को दिखाया जाता है और उसी से पता चलता है कि व्यापार मजबूत है कि नहीं है। तो जो लोग आर्थिक चिट्ठे को पढ़े होंगे उनके मन में अब एक प्रश्न उठा होगा, और वो प्रश्न ये उठा होगा कि आर्थिक चिट्ठा का संपत्ति और दायित्व दोनों ही पक्ष बराबर होते हैं, दोनों ही पक्ष बराबर होते हैं, तो हम कैसे माने कि व्यापार की स्थिति अच्छी है या खराब है? तो उसके लिए आपको बता दें, ये प्रश्न अगर आपके मन में उठा है तो बिल्कुल बहुत सही बात है। अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल भी आपको बताया कि अगर किसी के घर में 50 करोड़ की संपत्ति है और 50 करोड़ का ही दायित्व भी है, तो इसका मतलब वो घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्योंकि जितना संपत्ति है उतना ही दायित्व है, तो फिर आर्थिक स्थिति सही ही कहाँ है? खराब है। तो अगर किसी व्यापारिक संस्थान के आर्थिक चिट्ठे की बात किया जाए तो आर्थिक चिट्ठे का टोटल हमेशा बराबर होता है, ये नियम है। अगर 2 लाख दायित्व साइड में दिखेगा तो 2 लाख संपत्ति पक्ष में भी दिखेगा। तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि हम कैसे जानेंगे कि आखिर व्यापार की आर्थिक स्थिति अच्छी है भी कि नहीं है? क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने बताया कि किसी व्यक्ति के पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति हो और 50 करोड़ का ही दायित्व हो, तो उसके पास 1 भी रुपया नहीं बचेगा ये दायित्व का पूरा भुगतान कर दिया जाए तो इसका मतलब वो तो व्यापार बेकार है, फिर वो आदमी बेकार है। तो फिर व्यापार में भी ये हम कह सकते हैं। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, संपत्ति तो ठीक है कि संपत्ति वो चीज़ है जो व्यापार को रुपए के फॉर्म में मिल सकता है ना। लेकिन जब दायित्व की बात करेंगे तो दायित्व 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल को बोलते हैं आंतरिक दायित्व, इसको बोलते हैं बाह्य दायित्व। ठीक, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं स्वामित्व का दायित्व। ठीक है, आपको बताया गया मालिक और व्यापार दोनों अलग होते हैं और ये व्यापार के द्वारा दिखाई गई आर्थिक चिट्ठा है। अब इधर संपत्ति 2 लाख दिख रहा है, दायित्व के रूप में यहां दिख रहा है 1,80,000 रुपया और इंटरनल में एक्सटर्नल में दिख रहा है 20,000। इस तरीके से 2 लाख रुपए टोटल दायित्व हुआ। अब सोचिए, व्यापार दिखा रहा है 1,80,000 रुपया इंटरनल लायबिलिटी और 20,000 एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसका मतलब यदि इस व्यापार को बंद कर दिया जाए, इस व्यापार को बंद कर दिया जाए तो 20,000 रुपए के बाहरी दायित्व का भुगतान करना पड़ेगा। बाकी 1,80,000 रुपए का वास्तविक रूप से देखा जाए तो कोई भुगतान नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मालिक का ही पैसा है कि नहीं।
तो इसका मतलब व्यापार के पास जो 2 लाख रुपए की संपत्ति दिख रही है, यदि व्यापार को बंद किया जाए तो उस 2 लाख रुपए में से सिर्फ 20,000 का भुगतान होगा बाहरी लोगों को, बाकी 1,80,000 रुपया व्यापार के मालिक को मिल जाएगा। तो सोचिए 1,80,000 अगर व्यापार को मालिक को मिल जाता है तो आर्थिक स्थिति तो व्यापार का सही ही है ना, क्योंकि व्यापार के मालिक ने मान लीजिए 10,000 रुपये व्यापार को लगा करके प्रारंभ किया था, और 10,000 लगा के व्यापार प्रारंभ किए और बढ़ते बढ़ते इनका 1,80,000 रुपया व्यापार में बना। कैसे? आप लोग को पता है कि व्यापार में जो भी लाभ होता है वो व्यापार में लगाई गई पूंजी में जोड़ दिया जाता है। जब आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है तो साल के अंत में जितना भी व्यापार को लाभ होता है वो लाभ मालिक को न दे करके व्यापार उस लाभ को उसी व्यापार में ही फिर से लगा देता है, और मालिक से कहता है कि भाई 10,000 तो तुम शुरुआत में दिए थे, प्लस देखो 40,000 का इस साल में लाभ हुआ है, तो वो 40,000 तुमको नहीं देंगे, बल्कि वो 40,000 को भी व्यापार में लगा दे रहे हैं, क्योंकि व्यापार को बढ़ाना है। तो हम मान लेंगे कि अगली साल तुम्हारा व्यापार में 50,000 रुपया लगा है, तो इस तरीके से अगले साल मतलब दूसरे साल के लिए पूंजी 50,000 हो जाएगी। फिर दूसरे साल में जो भी लाभ होगा वो लाभ फिर से मालिक को न दे करके व्यापार में ही लगा दिया जाएगा। तो दूसरे साल में मान लीजिए अगर 30,000 का लाभ हुआ तो 30,000 रुपया लगा दिया गया, तो व्यापार का मालिक का जो पैसा बन गया वो 80,000 बन गया। ऐसे ही बनते बनते 1,80,000 अगर बन गया है पूरा, तो सोचिए व्यापार को बंद कर दिया जाए तो 20,000 रुपया बाहरी लोगों को देना पड़ेगा, बाकी 1,80,000 तो मालिक का ही हो जाएगा। तो 1,80,000 रुपया यदि मालिक का है तो फिर व्यापार की स्थिति तो अच्छी है ही। व्यापार की स्थिति अच्छी तब नहीं मानी जाएगी जब इंटरनल लायबिलिटी कम हो और एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाए, तब माने जाएगा कि व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से आर्थिक स्थिति किसी भी व्यवसाय की जानने के लिए हम आर्थिक चिट्ठे को बनाते हैं और वहाँ से हमें पता चल जाता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि अंतिम खाता किसकी सहायता से बनाया जाता है। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे कि अंतिम खाते बनाने के क्या फॉर्मेट हैं और फिर उस अंतिम खाते में समायोजनाओं को कैसे दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी तलपट होता है, तलपट में जो सूचनाएं दिखती हैं उसकी जर्नल एंट्री हुई रहती है, उसका लेजर हुआ रहता है, तब वो तलपट में आता है। लेकिन बहुत से ऐसे लेन देन होते हैं जिनको जर्नल में लिखने से भूल जाते हैं, तो वो तलपट में भी नहीं आता है, खाता बही में भी नहीं आता है, तलपट में भी नहीं आता है। तो उन लेन देनों को हम यहाँ समायोजन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, समायोजन के रूप में लिखते हैं और उन समायोजनाओं को भी अंतिम खाता में लिखा जाता है और वही हमारा टॉपिक भी है। तो तलपट में दिखने वाली जितने भी आइटम हैं उनकी पोस्टिंग एक बार किया जाता है अंतिम खाता में, और समायोजन के रूप में दिखने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी पोस्टिंग 2 बार किया जाता है अंतिम खाता में। ये बात आप जानते रहिएगा। तलपट में दिखने वाले सभी सूचनाओं की पोस्टिंग 1 बार होती है, समायोजन में दिखने वाली सभी सूचनाओं की पोस्टिंग 2 बार होती है। कोई रीजन पूछे क्यों, तो उसका जवाब होगा क्योंकि हमारा जो लेखांकन बनाया गया है, जो हमारा लेखांकन किया जाता है वो दोहरा लेखा प्रणाली पे किया जाता है। मतलब हर एक सौदा 2 खातों को प्रभावित करता है। अगर जर्नल एंट्री पास किया गया है तो 2 खाते डेबिट और क्रेडिट दोनों को प्रभावित करता है, और डेबिट क्रेडिट होते हुए सब अलग हो जाता है, इसलिए वो एक ही बार जाता है। अगर लेखांकन नहीं किया गया है, जर्नल एंट्री नहीं पास किया गया, तो मतलब जब उसको आप डायरेक्ट ले जा करके अंतिम खाता में लिखेंगे तो 2 खातों को प्रभावित करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जर्नल एंट्री नहीं पास हुई है तो मतलब 2 खातों को प्रभावित नहीं किया है। अब आप डायरेक्ट पोस्ट करने जा रहे हैं तो 2 खातों को प्रभावित करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। बाकी और भी बातों को हम डिस्कस करेंगे, मतलब कैसे आपका अंतिम खाता का फॉर्मेट होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको सिखाएंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे समायोजनाओं को पोस्टिंग वहाँ पर करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और यदि कोई भी आपके मन में डाउट, कन्फ्यूजन कुछ भी बन रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आप लोग यदि हमारे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, इसके पहले कभी भी आप हमारे वीडियो को नहीं पाए थे, नहीं देखे थे, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें मिलेंगी वो एकदम यूनिक मिलेगी, एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का मिलेगा। ये मेरा पूरा प्रयास होगा, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और आप लोगों के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें डिस्कस करेंगे कि क्या व्यापारिक खाते का फॉर्मेट है, क्या लाभानी खाते का फॉर्मेट है, कौन से आइटम व्यापारिक खाते में दिखाए जाते हैं, कौन से आइटम लाभानी खाते में
दिखाए जाते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद समायोजनाओं को बात किया जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।